हेलो। नमस्कार दोस्तों। मैं इंजीनियर श्रुति आप सभी का हमारे टीम ईआर चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम सीडीएस 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। उसका हम पार्ट ए डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। यह वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें और लाइक करना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस इज +2 देन द इमेज इज, यानी कि यदि किसी लेंस द्वारा निर्मित आवर्धन +2 है तो प्रतिबिंब कैसा होगा। हमें अगर +2 मैग्निफिकेशन आ रहा है तो हमें प्रतिबिंब कैसा आएगा वो हमें बताना है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अगर हमें +2 दिया है यानी कि प्लस दिया है, यानी कि हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि वो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होंगी। और क्या दिया है, हमारा मैग्निफिकेशन फैक्टर कितना है, 2 दिया है, यानी कि वो वन 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 इसके इससे ज़्यादा है, इसीलिए वो लार्जर होंगी। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्या होगा, इरेक्ट, वर्चुअल एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। यानी कि जो बाकी के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बी एंड डी आर रॉन्ग आंसर होंगे और सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, ओके। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, नाइक्रोम एंड ग्लास एट रूम टेम्परेचर। यानी कि कक्ष तापमान पर चांदी, नाइक्रोम और कांच की प्रतिरोधकता का सही अनुक्रम क्या होगा। यानी कि हमें उसका सही क्रम बताना है, लेकिन कहाँ पे, एट रूम टेम्परेचर पे कौन सा होगा वो हमें बताना है। ठीक है, चलो अब पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम उनकी रेजिस्टिविटी जो वैल्यू होंगी वो हम देखेंगे। तो पहले हम ग्लास की देखते हैं। ग्लास की रेजिस्टिविटी वैल्यू कितनी होंगी, ग्लास की पहले तो ग्लास की देखेंगे। ग्लास की होंगी 1 to 10,000 इंटू 10⁻⁹ ओहम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, ओहम मीटर। ये हुई ग्लास की। उसके बाद नाइक्रोम की कितनी है, 100 इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर। और सिल्वर की कितनी होंगी, सिल्वर की 1.59 इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर। तो हम इन तीनों वैल्यू का अगर कंपेयर करें तो हमारी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होंगी, यस सिल्वर की। उसके बाद कौन सी होंगी, नाइक्रोम की। और थर्ड वाली ग्लास की। यानी कि ऑप्शन, अगर हम ऑप्शन देखें तो ए पे गौर करो, पहले कौन सी सबसे छोटी सिल्वर, उसके बाद नाइक्रोम और उसके बाद ग्लास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, यानी कि लघुपतम, यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट में क्या बदलाव होगा शॉर्ट सर्किट के टाइम में, इंक्रीजेस हेविली। अगर करंट इंक्रीज होगा उसी टाइम पे शॉर्ट सर्किट होगा ना, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है वो हमें बताना है। हम ऑप्शंस देखते हैं।
पहला ऑप्शन क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या होगा, हमें कौन सा वाला बताना है, जो करेक्ट नहीं है वो वाला बताना है हमें। कौन सा वाला, जो करेक्ट नहीं होगा वो। ठीक है, देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर हम यहाँ पे गौर करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जो होगा वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस करता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। यानी कि बी ऑप्शन राइट होगा, या और फर्स्ट वन ऑप्शन क्या है, एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ये भी ऑप्शन करेक्ट होगा। हमें कौन सा वाला बताना है, जो करेक्ट नहीं है वो वाला बताना है। हम ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ए वायर विथ ए ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली ए लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई, ये भी आंसर करेक्ट होगा। तो हमारा रह गया कौन सा वाला ऑप्शन, सी। हम सी देखेंगे। द मैग्नेटिक फील्ड at the center of long circular coil carrying current will be parallel straight line, ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। ठीक है, चलो अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ये रहा अगला वाला क्वेश्चन। ठीक है, ए बॉय completes one round in a circular track of diameter 200 मीटर। यानी कि हमें क्या क्या दिया है, हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या दिया है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है यहाँ पे एक बॉय है जो एक सर्कुलर ट्रैक पे वन राउंड कंप्लीट करता है, एक राउंड कंप्लीट करता है जिसका डायमीटर कितना होगा, 200। ठीक है, वो कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, 30 सेकेंड्स में। ठीक है, ओके। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। तो पहले मैं आपको एक बात क्लियरली बताना चाहती हूँ, डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होगा, अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, तो इन 2 पॉइंट्स में हम कैसे कैसे जा सकते हैं, हम यहाँ से यहाँ तक भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी जा सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक भी जा सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होगा, ये जो दो पॉइंट्स होंगे हमारे, कौन से वाले पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन 2 पॉइंट्स में से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। यानी कि हमने यहाँ पर 3 पाथ फॉलो किए। पहला वाला ये वाला पाथ था, ये पहला वाला था, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला। तो इन 3 पाथों में से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा वाला होगा, ये 3 नंबर वाला, यानी कि ये वाला पाथ सबसे शॉर्टेस्ट होगा, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला पाथ। ठीक है, ये बात याद रखना डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। ये देखो, यहाँ पे देखो, बेसिक जो हमारी इंफॉर्मेशन रहती है उस पे ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि हमारा बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा, कि एक बॉय है जिसने एक राउंड कंप्लीट किया है जिसकी डायमीटर 200 मीटर दी गई है, वो राउंड कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, 30 सेकेंड्स में। और क्या पूछ रहा है हमें, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 मिनट्स। अब देखो यहाँ पे 3 मिनट्स, अगर 3 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स दिया है, अगर हम यहाँ पे गौर करें तो 3 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स में अगर हम इन 3 मिनट और 45 सेकेंड्स को अगर हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर ले तो क्या कितने आएंगे, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो 3 मिनट्स यानी 60 सेकेंड्स, 3 मिनट यानी 60 सेकेंड्स इंटू 3,
दैट इज़ 180। ये तो 180 हुए और पहले ही 40 सेकेंड्स दिए, 45 सेकेंड्स दिए हैं, तो इसमें हम 45 सेकेंड्स अगर ऐड करें तो हमारा आंसर कितना आएगा? ये 5, 8 + 4 12 यानी 225। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 225 डिवाइडेड बाय 30 सेकेंड्स, यानी कि हमारे कितने उस वहाँ पे राउंड हुए वो निकलेंगे। ठीक है, इसको हाँ हम देखेंगे अगर तो पूरा डिवाइडेशन नहीं होगा, तो ये बहुत ऐसे किया तो बहुत हार्ड जाएगा, तो हम मिनट्स वाइज चलेंगे। अगर 30 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स मिलाकर कितने हुए? 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स यानी 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो 2 राउंड्स कंप्लीट कर रहा है। यानी कि जो अगर उसने यहाँ पे स्टार्टिंग की और वो यहाँ पे कंप्लीट करके फिर यहाँ पे आया तो उसका एक राउंड कंप्लीट होगा। यानी कि देखो यहाँ पे वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ पे आके ख़त्म कर रहा है, तो उसका यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन सेम होगा, यानी कि उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? 0। यानी कि वो 30 सेकेंड्स में स्टार्टिंग पोजीशन पे ही आके रुक रहा है, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। तो यहाँ पे हमारे 30 सेकेंड्स ऐसे अगर हम 3 मिनट्स तक जाए तो देखो 30 सेकेंड्स + 30 सेकेंड्स यानी कि 1 मिनट। 1 मिनट में वो 2 राउंड्स कंप्लीट कर रहा है, तो 3 मिनट्स में कितने राउंड कंप्लीट करेगा? यस, 6 राउंड कंप्लीट करेगा। यानी कि वहाँ उसके राउंड क्या है? कंप्लीट है वहाँ पे, यानी कि उसका 3 मिनट्स में डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। उसके बाद ये 3 मिनट्स हम जाने देते हैं, अगले 45 सेकेंड्स हम कंसिडर करते हैं। इन 45 सेकेंड्स में अगर हम पहले वाले 30 सेकेंड्स अगर जाने दें यानी कि माइनस करें तो क्या होंगे? 15 यानी जाने देंगे, यानी पहले वाले 30 सेकेंड्स में वो एक राउंड कंप्लीट करके फिर से अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे आएगा, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो वो तो गया, अब रह गए कितने? 15 सेकेंड्स। अब इन 15 सेकेंड्स में वो कहाँ से कहाँ तक आएगा? यानी कि वो हाफ डिस्टेंस जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो इस हाफ डिस्टेंस में हमें क्या बताना है? ये हमारा यहाँ पे देखो, ये हमारा हो गया स्टार्टिंग पॉइंट और यह हमारा हो गया एंडिंग पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला। ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? हमें ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारा डिस्टेंस कितना होगा? उसकी जो डायमीटर होगी वो हमें डायमीटर कितनी दी है? यस, 200 मीटर। यानी कि हमारा राइट आंसर कौन सा वाला होगा? सी इज़ द हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ओके, चलो अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? यहाँ पे देखो, व्हाट हैपन्स to the gravitational force between two objects if the mass of the one object is doubled and the distance between them is also doubled। यानी कि क्या, यानी कि इसका हिंदी में कन्वर्जन क्या होगा? हमें क्या दी है? 2 वस्तुएं दी है और उन 2 वस्तुओं के बीच का गुरुत्वीय बल का प्रभाव हमें बताना होगा। और उन्होंने क्या, वो कब बताना है? उन्होंने उसमें कुछ बदलाव किए हैं। यदि एक वस्तु के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए और दोनों के बीच की दूरी भी दुगनी कर दी जाए तो हमें उसका गुरुत्वीय बल में क्या बदलाव आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शंस में क्या क्या दिया है? फोर्स वुड रिमेन द सेम, फोर्स वुड बी डबल्ड, द फोर्स वुड बी हाल्ड एंड द फोर्स वुड इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 4। अब यहाँ पे देखो, पहले तो हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला देखेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। यानी कि अगर हम इस फॉर्मूले पे गौर करें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? m1 m2 बाय आर स्क्वेयर, दैट इज m बाय आर स्क्वेयर। इसको वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे होगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m बाय आर स्क्वेयर।
F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m बाय आर स्क्वायर। ठीक है, हमें कंडीशन क्या दी गई है यहाँ पे, क्या किया है उन्होंने, वो मास जो होगा उसे डबल किया है और उसका जो डिस्टेंस होगा उन दोनों के बीच का वो भी डबल किया है, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, m क्या किया है, डबल किया है और डिस्टेंस भी क्या किया है, डबल किया है, लेकिन डिस्टेंस का यहाँ पे स्क्वायर है इसीलिए डबल का 4 होगा। अगर हम इसको डिवाइडेशन करें तो ये कितना आएगा, हाफ, यानी कि हमारा फोर्स क्या होगा, हाफ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा, सी। ओके ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस यूज्ड इन ए कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, यानी कि अगर हमने 1 मोल ऑफ ग्लूकोज लिया और उसका कंप्लीट कंबशन किया तो हमें कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन गैस मिलेंगे, मोल्स, उसके मोल्स बताने। पहले हम उसकी रिएक्शन देखते हैं, उसकी रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे देखो रिएक्शन क्या होगी, C6H12O6 ये सॉलिड में होगा प्लस 6O2 ये गैस में होगा, इसका कंबशन किया तो हमें क्या क्या मिलेगा, 6O2 ये भी गैस फॉर्म में मिलेगा प्लस 6H2O ये भी गैस फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन होंगी। मोल्स यानी 1 मोल, 1 मोल यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी 1 है और यहाँ पे 6 तो ऑलरेडी दिया गया है, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है। ठीक है, ये हमारी मोल की संख्या होंगी। तो हमें क्या पूछा है, हमें कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यूज़ किए हैं वो हमें बताने हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पे मोल्स की संख्या कितनी दी है, 6, यानी कि हमारा ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यस सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, ओके चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो, पहले तो हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब जानना होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना, यस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग ए रिएक्शन बाय ए मॉलिक्यूल और एटम और ए आयन, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, ए टेस्ट ऑफ बटर चेंजेस इज लेफ्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड, यानी कि क्या कह रहा है हमें, लंबे समय तक छोड़े हुए मक्खन का स्वाद बदल जाता है। हमें क्या बताना है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्या नॉट वाला बताना है, यानी कि इन ऑप्शंस में से 3 ऐसे ऑप्शंस होंगे जो एग्जाम्पल होंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के, बट जो चौथा वाला होगा वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं होगा। जो नहीं वाला एग्जाम्पल है वो हमें बताना है। ठीक है, तो हम पहले ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस क्या क्या कह रहे हैं हमें, द टेस्ट ऑफ बटर चेंजेस इफ लेफ्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड। सेकेंड वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, ए वाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हेन एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इज मिक्सड विथ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि जब बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को सोडियम सल्फेट विलयन के साथ मिलाया जाता है तो एक सफ़ेद पदार्थ बन जाता है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, ए रेडिश ब्राउन पाउडर गेट्स कोटेड ऑन आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन, यानी कि लोहे से बनी वस्तुओं पर लाल भूरा चूर्ण लेपित होता है। और ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, वाइन गेट्स सोर विथ टाइम, यानी कि मदिरा समय के साथ साथ खट्टी होने लगती है। तो हम इन चारों ऑप्शंस पे अगर गौर करें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, ए वाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड
when an aqueous solution of barium chloride is mixed with सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि जब बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को सोडियम सल्फेट विलयन के साथ मिलाया जाता है तो एक सफ़ेद पदार्थ बन जाता है। यह ऑप्शन नहीं होगा, यह ऑप्शन उसका एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक है, किसका? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ठीक है, ओके। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? मिथेनोइक एसिड इज नॉर्मली फाउंड इन, कहाँ पे होगा? यस, एंड स्टिंग्स, एंड स्टिंग्स में भी होगा ना मिथेनोइक एसिड। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ He इन 104 ग्राम ऑफ हीलियम गैस, यानी कि अगर हम 104 ग्राम हीलियम गैस में हीलियम गैस लेते हैं तो उसमें हमें हीलियम गैस की यानी कि He की मोलों की संख्या बतानी है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम कितना होगा, पता है किसी को? यस 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 यस, हीलियम गैस का मॉलिक्यूलर मास होगा 4 ग्राम। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन में हमें क्या बताया है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितने? 104 यानी कि 104 जो दिया है 104, उसमें हीलियम के मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। उस तो हमें नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने होंगे तो हमें उसके मॉलिक्यूलर मास से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें हीलियम गैस के नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा हीलियम का? 4 ग्राम। ठीक है, तो 4 ने अगर हमने इसे डिवाइड किया तो क्या आएगा? 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 2, दैट इज 4 6, यानी कि 26। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है? वाइल बर्निंग हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स इफ वी सी ए येलो फ्लेम विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक इट मीन्स दैट द फ्यूल इज, यानी कि हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपट देखें तो इसका अर्थ है कि ईंधन क्या होगा? ईंधन ऑप्शंस देखेंगे। मेड ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बनों से बना है। मेड ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से बना है। तीसरा, बर्निंग कम्प्लीटली, यानी कि पूर्ण रूप से जल रहा है। और चौथा ऑप्शन वेट, यानी कि गीला है। तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा? यस, मेड ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? द नंबर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स इन साइक्लोहेक्सेन आर। तो यहाँ पे देखो, पहले तो हमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। सैचुरेटेड यानी जो एटम्स सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं उसे हम सैचुरेटेड कहते हैं, और जो एटम्स डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड कार्बन्स। तो यहाँ पे हमें साइक्लोहेक्सेन का पहले स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा। साइक्लोहेक्सेन कैसा होगा? सी 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 और सी। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। ये हमारा साइक्लोहेक्सेन होगा। तो यहाँ पे इस साइक्लोहेक्सेन में आपको कहीं पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं। तो इससे क्या होगा? इसमें अनसैचुरेटेड नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन में ए वाला ऑप्शन
और सी वाला ऑप्शन, इन दोनों में से ही होगा, क्योंकि अनसैचुरेटेड बी और सी में 3 दिए हैं, यानी कि ये भी ऑप्शन रॉन्ग होगा, ये भी ऑप्शन रॉन्ग होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंगल बॉन्ड्स हमें काउंट करने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो हमें कन्फर्म मिले। ठीक है, फिर हाइड्रोजन वाले हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 प्लस ये 6 जो हमने पहले काउंट किए थे, यानी कितने 18, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हमारा होगा, यानी कि 18 एंड 0 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू व्हेन नॉन मेटल्स आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, यानी कि जब अधातुओं को जल में घोला जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। जो सही वाला कथन है वो हमें बताना है। हमें पता है ना, नॉन मेटल्स अगर हम वाटर में डिजॉल्व करें तो वो क्या फॉर्म करते हैं, एसिड्स। ओके, तो हमारा ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा, यस, बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, ओके, चलो अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि क्या कह रहा है, आनुवंशिकता रूपांतरित जीवों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। कौन सा वाला नहीं होगा, उसके लिए हमें पहले ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। तो चलो पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इन दिस टेक्निक ए जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म इज आइसोलेटेड एंड ट्रांसफर्ड टू द सेल ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, दिस इज टेक्निक हैज़ एप्लीकेशंस ओनली इन प्लांट्स। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, जीन्स फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस में स्प्रेड फ्रॉम क्रॉप प्लांट्स टू वाइल्ड प्लांट्स। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, टू प्रोड्यूस ए transgenic animal, the novel genes are inserted at a very early stage of development। अगर हम इन चारों ऑप्शंस पे गौर करें तो ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर बी देखो, बी में क्या कह रहा है, दिस टेक्निक हैज़ एप्लीकेशंस ओनली इन प्लांट्स। ये नहीं होगा ना, ये ओनली प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल कैसे होगा, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो, आज के वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम अगली वाली वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो मैं इंजीनियर श्रुति आप सभी से विदा लेती हूँ। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।